अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 4 के साथ। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 एंड करवाई थी और उसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। डेफिनेटली आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के पैकेज को सॉल्व कर लिया होगा। और उसमें एक थोड़ा सा एक एरर हो गया था कि मेरा जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया था वो क्वेश्चन नंबर 13, फिर 14 और फिर 15 करवाया था स्टार्ट। लेकिन वो आपके पास जो वीडियो क्लिप एडिट होते हैं, एक्चुअली ये पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड होते हैं लेक्चर्स, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट था वो आपको नहीं मिल सका, 14 से लेक्चर मिला। लेकिन वो आज मैंने करेक्ट करवा दिया दोबारा, तो आप लोग इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है। ठीक। आज जो हम काम करने जा रहे हैं, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 की बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी है, काम बड़ा वैरायटी बेस्ड है इसके अंदर, बड़ी डिफरेंट। क्योंकि 2.1 में तो सारे सवाल तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन 2.2 में बड़े वेरिएटेड क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। आज हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन बाय द पॉइंट इन गिवन रेशियो। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर कोई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी सेगमेंट में, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आपके पास है और उस लाइन सेगमेंट का मतलब है कि उसके दोनों एंड होना। तो उस लाइन सेगमेंट को अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड किया जाए, अगर उस पॉइंट की डिवीजन करने की रेशो आपको मौजूद है। याद रहे कि जब भी डिवीजन होती है तो किसी भी पर्टिकुलर रेशो में डिवीजन होती है। जैसे अगर हम एक पिज़्ज़ा लें और पिज़्ज़ा के जो उसकी स्लाइसेस हैं, अगर वो 6 स्लाइस हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई वो उसके टोटल 6 पार्ट हैं, इक्वली डिवाइड हुए हुए होते हैं। अगर आपने 2 किसी और को दिए और 4 किसी और को दिए तो उस पिज़्ज़ा की जो डिवीजन कहलाएगी वो 2:4 में कहलाएगी। अगर आपने किसी को 3 दिए और कि दूसरे को भी 3 दिए तो उसकी जो रेशो कहलाएगी वो 3:3 कहलाएगी। अगर आपने एक को 4 दिए, दूसरे को 2 दिए, तो उसकी जो डिवीजन है वो 4:2 में कहलाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक लाइन है, इसके टोटल जो पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये 6 पॉइंट्स हैं। और इन पॉइंट्स में देखें तो 5 पार्ट बन रहे हैं। एक पार्ट है ए बी, एक पार्ट है बी सी, एक पार्ट है सी डी, एक पार्ट है डी ई, एक पार्ट है ई एफ। इक्वली पार्ट डिवाइड किए मैंने। अब अगर आप गौर करें तो ये जो बी है ना, ये ए और एफ को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कितनी रेशो में? 1:5 में, क्योंकि बी से पहले एक हिस्सा है और बी के बाद 5 हिस्से हैं। इसी तरह अगर मैं सी को देखूं तो जो सी है वो ए और एफ को डिवाइड कर रहा है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्से यहां पर है, 3 ये है, तो 2:3। अगर मैं कहूं कि बी जो है वो ए और एफ को डिवाइड कर रहा है तो डी में देखें 1 2 3 और 1 2 यानी कि 2। तो जो डी है वो ए और एफ को डिवाइड कर रहा है कितने हिस्सों में? 3:2 में। तो इसी तरीके से ई है, तो जो ई है उससे पहले कितने पार्ट हैं? 4, और ई के बाद कितने हैं? 1, तो 4:1 में। यहां पर पहले 1:4 था। ठीक है, तो ये कहलाती है डिवीजन एक लाइन सेगमेंट की। ठीक है, अब डेफिनेटली जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी चीज को तो किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करेंगे। वो रेशो आपको गिवन हो, रेशो आपने निकालनी हो, पॉइंट गिवन हो, पॉइंट आपको निकालने हो, तो उसके लिए भी नीड सम फॉर्मूला, कि हमें उसके लिए कोई फार्मूला हो, उसकी कोई डेरिवेशन हो। तो पहले हम उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, इंटरनल डिवीजन पॉइंट फार्मूले की डेरिवेशन कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मेरा टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ लाइन बाय द पॉइंट इन गिवन रेशियो। एक लाइन की डिवीजन एक पॉइंट के जरिए और रेशो में। ठीक है, तो ये 2 तरह की डिवीजन होती है, एक इंटरनली डिवाइड करता है वो पॉइंट और एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अभी हम पहले इंटरनली बात करते हैं, फिर इन दिनों हम एक्सटर्नली की बात करेंगे। इंटरनल डिवीजन पॉइंट तो यानी कि ऐसा पॉइंट जो कि किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो। इंटरनली डिवाइड से मतलब क्या है कि जो ए और एफ के दरमियान में जितने भी पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं वो इंटरनली, और ए और एफ के बाद जितने भी पॉइंट्स है वो इनको डिवाइड करेंगे एक्सटर्नली। ठीक है,
तो लेट हमने क्या किया, सी एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट कंसीडर किया, बी द पॉइंट ऑफ अ लाइन विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है कितनी रेशो में, m1 रेशो m2। हमने सी एक पॉइंट कंसीडर किया एक लाइन का जो ए और बी के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2। तो हमने क्या किया यहां पर, सी एक पॉइंट लिया x, y प्लेन पर, और a और b सेगमेंट है, और जो c है वो a और b को डिवाइड कर रहा है m1 और m2। याद रहे कि ये रेशो है, ठीक है, ये क्या है, रेशो है डिस्टेंसेस का। इसका मतलब है a से लेकर c तक का डिस्टेंस और c से लेकर b तक के डिस्टेंस का रेशो, ठीक है, डायरेक्टेड डिस्टेंस। तो हमें एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, हमें इस इंटरनल डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें किस तरीके से इसको ड्राइव करें, जरा ध्यान दीजिएगा। वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान दें कि draw the perpendicular from A, B and C. on एक्सेस, यानी कि एक्स एक्सिस पर भी करना है और वाई एक्सिस पर भी करना है। ध्यान दें, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पर, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पर, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। कीप इन योर माइंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, यानी कि एक्स एंड वाई फाइंड करना है। जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो है x1, और आपको पता है कि किसी भी पॉइंट की जो x की वैल्यू है वो x एक्सिस पर होती है, और किसी भी पॉइंट की जो y की वैल्यू वो डेफिनेटली y एक्सिस पर होती है। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा x1, ये होगा x, और ये होगा x2, ठीक है। ये वो परपेंडिकुलर है जो मैंने x एक्सिस पे ड्रॉ किए हैं। अब इसी तरीके से इन्हीं पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर आ गया, दूसरा परपेंडिकुलर ये हमने ड्रॉ कर लिया, तीसरा परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर। इस पॉइंट पर y की वैल्यू है y1, तो डेफिनेटली y एक्सिस पर y1 होगा। इस पॉइंट पर y की वैल्यू है y, तो y एक्सिस पर y होगा। इस पॉइंट पर y की वैल्यू है y2, तो ये पॉइंट y2 होगा। हमने क्या किया है, जो पॉइंट्स कंसीडर किए थे उनको हमने x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब अगर मैं इन परपेंडिकुलर्स को ज्वाइन करूं तो जरा गौर करो, एक पॉइंट आपका बन गया, एक ट्रायंगल आपका बन गया यहां से, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको लाइन बना लूं तो डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसी तरीके से ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। अब इसके पॉइंट को अगर हम देखें तो ये P पॉइंट है, इस पॉइंट को देखें तो आपके Q पॉइंट है। हमने कंसीडर कर लिए दो पॉइंट्स P एंड Q। अब अगर मैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखना चाहूं तो इस P पॉइंट के पर x की वैल्यू क्या होगी, इस P पॉइंट पर x की वैल्यू होगी x, और इस P पॉइंट पर y की वैल्यू होगी y1। इसका मतलब ये पॉइंट होगा x, y, ठीक है। इस Q पॉइंट पर x की वैल्यू होगी x2, इस Q पॉइंट पर x की वैल्यू होगी y, तो ये पॉइंट होगा x2, y, ठीक है। अब याद रहे कि हमें इस x और y के वैल्यूज चाहिए, तो हम डेफिनेटली इनके डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे और डिस्टेंसेस के जरिए हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे x और y के।
तो अगर आप देखें गौर करें तो ये जो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x1 है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये होगा x माइनस x1। ये हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूले में भी किया था। ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान का, ये होगा x2 माइनस x। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस रेक्टेंगल के मुताबिक देखें, ये रेक्टेंगल बन रहा है पूरा, ये अगर डिस्टेंस x माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा x माइनस x1। अगर इसको देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x माइनस x। सिमिलरली इस पॉइंट से यहां तक का अगर डिस्टेंस देखें तो ये होगा y माइनस y1, और अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो ये होगा y2 माइनस y। अब आप गौर करें तो ये एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में ये जो साइड की लेंथ होगी वही इसके अपोजिट साइड की लेंथ होगी। अगर ये y माइनस y1 है तो ये भी क्या होगा y माइनस y1। सिमिलरली आप देखें ये भी एक रेक्टेंगल आ रहा सामने, इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होगी। अगर ये y2 माइनस y है तो ये भी क्या होगा y2 माइनस y। तो ये तस्वीर बन चुकी है, और इस तस्वीर में जो हमने अब तक काम किया है ये सारा वैसे ही काम है जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी किया था। बस यहाँ पर ये है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं। वहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था, यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मजीद अहम काम शुरू होने जा रहा है, और जरा ध्यान दीजिएगा। असल में अगर आप इस तस्वीर के मुताबिक देखें तो हमें इस x और y की जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो m1 अपॉन m2 यानी कि वो डिस्टेंसेस हैं। तो हमने क्या किया, फ्रॉम द फिगर तस्वीर के मुताबिक m1 अपॉन m2, m1 क्या है AC, m2 क्या है BC, यानी कि इनका रेशो AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस, BC कह रहे हैं CB कह रहे हैं, डिस्टेंस एक ही होगा। तो M1 और M2 का जो रेशो होगा वो AC का डिस्टेंस और CB का डिस्टेंस होगा। ठीक है, याद रहे कि ये रेशो है, M1 AC के बराबर नहीं है, M1 AC के बराबर नहीं है, M2 AC BC के बराबर नहीं है। उसकी मिसाल आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर ये m1 अपॉन m2 आया है 1 अपॉन 2, तो मे बी कि ये 2 अपॉन 4 हो, मे बी कि ये 3 अपॉन 6 हो, मे बी कि ये 4 अपॉन 8 हो, क्योंकि जो रेशो होती है वो तो लीस्ट नंबर होते हैं ना। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो 2 4 भी हो सकते हैं, ये डिस्टेंसेस 3 6 भी हो सकते हैं, ये डिस्टेंसेस 4 8 भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी रेशो कितनी है 1 अपॉन। ठीक है, अच्छा अब हमें ना AC पता है और ना हमें BC पता है, जरा ध्यान देना है। अब हमें AC भी नहीं पता, BC भी नहीं पता। अब अगर हमें AC और BC नहीं पता तो हमें क्या पता है सवाल में? हमें पता है AP, हमें पता है CQ, हमें पता है PC, हमें पता है BQ, हमें ये पता। अब अगर ऐसा है और हमें दो डिस्टेंसेस नहीं पता जो हमें चाहिए, जिनसे वैल्यूज निकालनी है, लेकिन बाकी पता है, तो हम यहां पर किस चीज का सहारा लें? तो हमने कहा कि वी नो दैट APC and CBQ are similar triangles. APC and CQB are similar triangles. अब आप लोगों को परेशानी होगी कि सर ये सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर मैट्रिक में सिमिलर ट्राइंगल पढ़े हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़े हुए ही होंगे, तो इसलिए मैं आपको जरा बता देता हूं कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है। सिमिलर ट्राइंगल ऐसे दो ट्राइंगल्स को कहा जाता है जिनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है
वो बराबर होता है। सपोज करेंगे दो ट्राइंगल, अगर ये एंगल 30 है ना तो ये एंगल भी 30, अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 हो, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 हो। अब आप देखें एक ट्रायंगल छोटा नजर आ रहा है और एक ट्रायंगल बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इनके जो करस्पॉन्डेंस एंगल हैं वो बराबर है। अगर ये करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पहली बात हो गई। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके जो करस्पॉन्डेंस एंगल है वो बराबर होते हैं और उनके करस्पॉन्डेंस साइड्स का जो रेशो है वो भी बराबर होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये है 3, ये है 4 और ये है 5, तो ये होगा 6, ये होगा 8 और ये होगा 10। अब अगर आप करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशो लें तो A B C D E F, ठीक है। अब आप देखें AC और BC DE इन दोनों का रेशो, या आप AC और AB का रेशो देखें। अगर इसका रेशो निकालें AC और AB का तो आ रहा है 3/4। सिमिलरली DF और DE इनका रेशो आ रहा है 6/8 यानी कि 3/4। अब सुनिए, ये जो एंगल होता है ये अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। इससे ये गर्ज नहीं है कि लाइन की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी हो, इसका गर्ज सिर्फ किससे है कि इसकी रोटेशन कितनी है। अब ये लाइन की लेंथ अगर मैं बढ़ा भी दूं, ये लेंथ अगर मैं बढ़ा भी दूं तो क्या इसकी रोटेशन पे फर्क पड़ा? नहीं। जब रोटेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा तो एंगल पर फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए इनकी रेशो सेम आएगी, इसीलिए इनकी रेशो सेम आएगी अगर एंगल सेम है तो। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी तस्वीर के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आपको ये कैसे सिमिलर लगेंगे ये मैं अब आपको बताता हूं, ध्यान देना। जब दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डेंस एंगल है, अगर उनको लाइन को कट करती दी जाए तो करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर होते हैं। यानी अगर ये एंगल 30 डिग्री का है ना तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, अगर ये एंगल 150 डिग्री का है तो ये एंगल भी 150 डिग्री का होगा। यहां सिचुएशन यही है, देखें ये लाइन जो जा रही है और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। जो एंगल यहां पर होगा वो एंगल यहां बन रहा होगा, जो एंगल यहां होगा वो एंगल यहां बन रहा होगा। ये देखिए दोनों 90 डिग्री के एंगल, ये वैसे ही कॉन्ग्रुएंट है यानी कि बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए सिमिलर है क्योंकि जो इनके करस्पॉन्डेंस एंगल है ये बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? वी नो दैट APC एंड CQB आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल कौन है? सिमिलर है। तो यहां पर आप ट्रायंगल का सैंपल बना लो, ये तीन दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है देन द रेशियो of the sides of their sides are equal। तो अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के मुताबिक ध्यान दीजिएगा, बाय द सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, ये मैंने वैसे लिख दिया है, देन द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं यानी कि उनके करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर हैं, जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया वहां पर एग्जांपल देकर, तो उनकी जो साइड्स हैं करस्पॉन्डेंस साइड्स उनकी रेशियो बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डेंस साइड्स किस तरह से निकालें? यहां पर ये देखिए AC डिवाइडेड बाय CB बराबर होगा रेशियो AP
ठीक है, डिवाइडेड बाय सी क्यू इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाय पी सी, ये वी क्यू सॉरी, यकीन आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि ये साइड की इस साइड को इस साइड से डिवाइड करें, इस साइड को इस साइड से डिवाइड करें, इस साइड को इस साइड से डिवाइड करें, रेशो सेम आएगा जैसे यहां पर देखें। 3 को 6 से डिवाइड करें, 4 को 8 से डिवाइड करें, 5 को 10 से डिवाइड करें, रेशो क्या आ रहा है 1/2। ये बात मैंने आपको समझाई। तो ये हमने किससे किया है, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के मुताबिक हमने ये काम किया है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमें ना डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम इसको एब्सिसा के लिए अलग सॉल्व करेंगे और ऑर्डिनेट के लिए अलग सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा फॉर एब्सिसा यानी कि एक्स, अब मुझे एक्स चाहिए ना, अब मुझे x चाहिए, तो मुझे x कैसे मिलेगा, जो x वो लेंथ जो x रखती है डायरेक्टेड डिस्टेंस है AP और CQ, यानी कि AP अपॉन CQ। तो M1 अपॉन M2 बराबर है, यहां पर देखें तो AC डिवाइडेड बाय BC के या CB के, एक ही बात है, इज इक्वल टू, सिर्फ एब्सिसा ले रहा हूं मैं, तो एब्सिसा कहां पर है, AP डिवाइडेड बाय CQ। वैसे मैंने यहां पर ये पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया है। यहां पर हमने सिर्फ लेंथ बताई थी कि भाई M1 अपॉन M2 बराबर है AC अपॉन BC के। अब AC और BC पता नहीं थे, तो हमने सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के तहत AC और BC को देखा कि AP अपॉन CQ के बराबर होगा और ये बराबर CP अपॉन BQ होगा, क्योंकि हमारे पास AP की लेंथ हैगी, हमारे पास CQ की लेंथ हैगी। ठीक है, तो अब AP कितना है, A से लेकर P तक की लेंथ कितनी है, x माइनस x1, C से लेकर Q तक की लेंथ कितनी है, x2 माइनस x। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर करूं ऑर्डिनेट, फॉर ऑर्डिनेट यानी कि y, तो M1 अपॉन M2 तो बराबर AC अपॉन CB के हैं, लेकिन AC अपॉन CB CP अपॉन BQ के भी है, क्योंकि CP की लेंथ y कंटेन करती है और BQ की लेंथ y कंटेन करती है। तो ये होगा CP डिवाइडेड बाय BQ। अब हमारे पास AC और CB की लेंथ तो नहीं है, CP की लेंथ है। C से लेकर P तक की लेंथ कितनी है, C से लेकर P तक की लेंथ कितनी है, y माइनस y, और B से लेकर Q तक की लेंथ कितनी है, y2 माइनस y। कीप इन योर माइंड कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि x कोऑर्डिनेट चाहिए y कोऑर्डिनेट। तो यहां से हम x को एलिमिनेट करेंगे। अभी ये इक्वेशन बन गई है, इसमें से हमने x को एलिमिनेट करना है ताकि x की वैल्यू मिल सके। तो ये देखें, ये m1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो m1 x2 माइनस m1 x, m2 को x से मल्टीप्लाई करें तो m2x, और m2 को x1 से करें तो m2x1, माइनस का m2x1 लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं और m1x को राइट हैंड साइड पर ले आए, m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू, माइनस m1x राइट हैंड साइड पर गया, m1x प्लस m2x। ठीक है जी। इन दोनों में से देखिए तो x कॉमन आ रहा है, अब हमें x चाहिए था, तो ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाकी क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि x बराबर आ गया m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन का एब्सिसा यानी कि x। सिमिलरली हमें y चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे ताकि y मिल जाए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m1y2 माइनस m1y इज इक्वल टू m2y माइनस m2y1 माइनस m2y1 इधर ले आए तो m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू m1y प्लस m2y। दोनों में से y कॉमन आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आ गया आपके पास x एंड y बोथ। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C are is equal to m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2 और m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2. This is called the internal division point, which is called IDP यानी कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट और द रेशियो थ्योरम और द सेक्शन फॉर्मूला। इसको हम आईडीपी भी कहते हैं, इसको हम रेशियो थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज the derivation of internal division point, the division of a line by the point in a given ratio. This is the simple derivation. यकीनन आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गई है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट की डेरिवेशन आप लोग खुद करेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं भी इसमें आपसे फर्दर डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी हमने बात की इंटरनल डिवीजन पॉइंट की और हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। यकीनन आपके दिमाग में ये बात आएगी सर कि आप दो यानी कि अगर एक सेगमेंट है तो उसके दरमियान का तो पॉइंट डिवाइड करता है, लेकिन उसके अगर दरमियान में नहीं है तो वो डिवाइड कैसे करेगा। मिसाल के तौर पे भाई ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, जो भी ए और बी को डिवाइड करेगा वो सब इंटरनली होंगे ना, बियॉन्ड कौन होगा? ए और बी से बियॉन्ड तो कोई भी नहीं होगा। वो अगर होगा भी तो डिवाइड तो नहीं कर रहा होगा, उसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि डिवाइड। एक्चुअली यहां पर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट से मुराद क्या है कि वो पॉइंट्स जो ए और बी के दरमियान में लाई नहीं कर रहे, एक्सटर्नली लाई कर रहे हैं। ठीक है, द पॉइंट विच आर लाइंग बिटवीन ए एंड बी आर कॉल्ड इंटरनल डिवीजन पॉइंट एंड द पॉइंट्स विच आर लाइंग आउटसाइड और बियॉन्ड ए एंड बी आर कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। ठीक है, तो वो जो पॉइंट एक्सटर्नली होंगे उनको कैसे फाइंड किया जाए वो भी हम इंटरनल डिवीजन पॉइंट से ही मालूम करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, लेकिन मैं कुछ बातें इसमें बता रहा हूं। अब एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट में क्या होगा, जो सी पॉइंट है ना वो ए और बी से बाहर है, बियॉन्ड है, एक्सटर्नल है, आउट ऑफ ए एंड बी, नॉट लाइन बिटवीन ए एंड बी, नॉट इट इज लाइन आउट ऑफ द लाइन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी से बाहर है। ठीक है, तो आप यकीनन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे, फिर पूरा का पूरा वैसे ही काम करेंगे जैसे मैंने आईडीपी में करवाया है। तो होगा क्या कि जो m1 अपॉन m2 है वो क्या होगा, m1 होगा a से लेकर c तक, ठीक है, और m2 होगा e से लेकर c तक, ये होगा ac डिवाइडेड बाय bc। इसी तरीके से फिर सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगाकर आप जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन रही होंगी वो कर लेंगे सॉल्व। तो जो फाइनली आपका फॉर्मूला आएगा वो होगा m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। यानी कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट के दरमियान के फॉर्मूले में सिर्फ फर्क किस चीज का है, इस माइनस का है। अब ये माइनस का फर्क क्यों है, जब आप इनके डिस्टेंसेस को सॉल्व करेंगे ना
तो हमें जैसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे तो x माइनस x1 मिल रहा था। सपोज कर लें, छोटी सी बात यहाँ पर कर लूँ, अगर आप a से लेकर c तक का डिस्टेंस निकालें तो ये आएगा x माइनस x1, ऐसे ही आएगा। और अगर आप जब b से लेकर c तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगा x माइनस x2। हमारे पास वहां पर आ रहा था x2 माइनस x। ठीक है, तो जो रेशो की वैल्यूज बनेगी ना वो बनेगी नेगेटिव, यानी कि m1 m/m2 इज नेगेटिव। जब भी आपके पास रेशो नेगेटिव आए, अगर कोई पॉइंट किसी भी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और अगर रेशो नेगेटिव है तो समझ जाए कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना वो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है। आप खुद देखेंगे ये माइनस आ रहा है सिर्फ इन आईडीपी के फॉर्मूले में और ईडीपी के फॉर्मूले में सिर्फ फर्क किसका है, माइनस का है। तो ये माइनस सिर्फ किसके साथ है, m2 के साथ, यानी कि m1 माइनस m2 एक्चुअली ये है। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब भी रेशो नेगेटिव आए तो समझ जाए कि वो पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम कहाँ पर आईडीपी लगाएं, कहाँ पर ईडीपी लगाएं। ये में क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर हम बात करेंगे और हम ज़्यादातर 90% क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे इंटरनल डिवीजन पॉइंट के फॉर्मूले से, क्योंकि आईडीपी के फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो ईडीपी इस्तेमाल हो जाता है, कोई इतना फर्क नहीं आता। लेकिन बार हम वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको यकीनन वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन आईडीपी एंड ईडीपी के फॉर्मूले में द आईडीपी कंटेन द पॉजिटिव साइन एंड द ईडीपी कंटेन द नेगेटिव साइन बिटवीन m1 m2 और m2 m1। तो ये ईडीपी का फॉर्मूला आप लोग करेंगे। अब आप बात करते हैं कोरोलरी, एक और है। अगर ये जो पॉइंट आप डिवाइड कर रहे हैं ये इक्वली डिवाइड कर रहा हूं, ए और बी को इक्वली डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि अगर यहां की लेंथ 2 है तो ये भी लेंथ कितनी है 2, अगर ये लेंथ 4 है तो ये भी लेंथ कितनी है 4, इक्वली डिवाइड कर रहा हूं। अब जब ये इक्वली डिवाइड करेगा तो इनकी रेशो क्या आएगी, देखो 2 डिवाइड बाय 2 करें या 4 डिवाइड बाय 4 करें तो रेशो कितनी आ रही है 12/1। इसका मतलब द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट डिवाइडेड इन 1:1, यानी कि जिसका इनका इस सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा ना वो इसको डिवाइड करेगा 1:1, यानी m1 बराबर होगा m2 बराबर होगा 1 के। ठीक है, अब आप गौर करें कि हमारे पास जो इंटरनल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला है वो है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और m1 by 2 प्लस m2 by 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 और m2 की जगह अगर 1 1 पुट कर दूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत मशहूर फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला या पॉइंट ऑफ बाय सेक्शन। ठीक है, तो आज हमने 3 फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, इंटरनल डिवीजन पॉइंट, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट में एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट ड्राइव नहीं किया लेकिन आपको बता दिया है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसका हम एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं और फिर लेक्चर पॉइंट करेंगे। अच्छा जी, अब देखेंगे, हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। तो एक्सरसाइज 2.2 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, नॉट पॉइंट, which divide the join of A and B in the ratios, not ratio, 2:5 and 3:-2। A और B के ज्वाइन को पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। किस रेशो पर? एक पॉइंट निकालना है 2:5 पर और एक पॉइंट निकालना है रेशो 3:-2 पर। इसका मतलब हमें 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए, एक 2:5 पर और एक 3:-2 पर।
तो मैंने क्या किया, लेट्स सी x, y be the point which divide the joint of A and B in, पहले पार्ट में लिखा in the ratio of 2:5, दूसरे पार्ट में लिखा in the ratio 3:-2। तो सिंपल है कि हमें पॉइंट मालूम करना है, ए और बी के ज्वाइंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ए हमारे पास -3,7 है, बी हमारे पास 2,6 है। इनके ज्वाइंट को, ए और बी ज्वाइंट को सी डिवाइड कर रहा है। अब हमें सी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, इसलिए हम एक्चुअली सी को प्लॉट नहीं कर सकते इस वक्त, तो हमने बना दिया तस्वीर। तो अब हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने, इस डेटा के मुताबिक वी हैव x1 y1। अच्छा, इसमें x1 y1 आगे पीछे नहीं करना, ये पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 आपके पास है -3, y1 आपके पास है 7, x2 आपके पास है 2 और y2 आपके पास है 6, और m1 आपने लिया है 2 और m2 आपने लिया है 5। अब आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें फॉर्मूले में, यकीनन आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। m1 x2 m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। तो 4 minus 15 divided by 7, 12 plus 35 divided by 7। ये हो गया -11/7 और ये हो गया 47/7। ये आ गए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स एट 2:5। यकीनन इस सवाल में कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। दूसरे पार्ट में इसने कहा था कि इन द रेशियो 3:-2, तो m1 3 लिया और m2 क्या ले लिया, -1। अब यहां नेगेटिव रेशियो आई है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन आपको एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आईडीपी का फॉर्मूला लगाएं, m1 की जगह 3 और m2 की जगह -2 पुट करें, तो x1 y1 तो सारा वही है, ठीक है जी। सिर्फ m1 और m2 में फर्क आएगा। m1 हमारे पास 3, m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 y2, m1 कितना है 3, y2 है 6, m2 है -2 और y1 है 7, डिवाइड बाय 3 प्लस -3, हो जाएगा 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 1, हो जाएगा 18 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया 12, ठीक है जी। अच्छा, ये सॉरी यहां पर ये 7 माइनस का नहीं है, प्लस का है, तो ये -14 होगा और ये 18 - 14 4, ये आ गया हमारे पास 12, 4। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट एट 3:-1। अब हमें दोनों रेशो पर कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। मैंने आपको कहा था कि भले रेशो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, आपको आईडीपी इस्तेमाल करना है जब तक वो आपको सवाल में ये ना कहे कि एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट निकालें। अगर वो कहे एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट तो फिर आप वहां पर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपको एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आईडीपी इंटरनल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो ये है। सही है, जब सवाल में कहेगा तो आपने ईडीपी का फॉर्मूला करना है, अदरवाइज आपको ईडीपी का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां देखिए 2 पॉइंट्स आए, -11/7, 47/7, एक 12/4। अब जरा सुनिएगा, मैंने कहा था कि नेगेटिव रेशियो होगी तो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड होगा। क्या ये
12,4 ए और बी के दरमियान में आ रहा है? नहीं आ रहा। ये 12,4 ए और बी के दरमियान में नहीं, ये आगे होगा, बी से आगे होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। ये पॉइंट कहां पर होगा? -11/7 और 47/7, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। 7 1 का 7, 7 4 6 का 42, तो ये -1 और 6 के दरमियान में यहीं पर ही कहीं होगा। तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये यहां होगा, और ये 12,4 ए बी से आगे होगा। अगर बी से आगे तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल है, और ये ए और बी के दरमियान में तो डेफिनेटली इंटरनल डिवीजन पॉइंट है। तो यकीनन यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल बात करें तो आप ये है कि अगर आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है तो बस आईडीपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहली बात। दूसरी, अगर वो सवाल में कहे कि एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट निकालें तो आप एक्सटर्नल डिवीजन अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, और यकीनन आप लोगों को प्रॉब्लम हो अगर तो आप डेफिनेटली मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ लें। कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑडियो नोट भेज दें, तस्वीर भेज दें, वीडियो क्लिप बना के भेज दें, कुछ भी कर लें। ठीक है, अभी मैं आपको पैकेज के क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ सवाल आप लोगों ने करने हैं। इंशाल्लाह फिर हम पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब ये पैकेज है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 16 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ये 4 सवाल आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और यकीनन जब ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो ख़त्म हो जाएगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली मैंने आपको बता चुका हूँ अपनी सोर्सेज कि आप मुझे किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।